हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार। पिछले 3 वीडियो में हमने 3 पार्ट तक समाप्त कर लिया था क्लास 6 का। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। हर टॉपिक पर एक नज़र, बेस्ट रिवीजन वीडियो फॉर IAS IPS। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी का तैयारी कर रहे हैं, UPSC BPSC का, उनके लिए सिर्फ ये बेस्ट रिवीजन वीडियो होगा। उन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना इनफ है, काफ़ी है। हालाँकि तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना इनफ है उनके लिए। हालांकि इस लेक्चर में हमने सभी वो चीज़ों को इंक्लूड किया है जो बुक में है। उसके बाद भी कई अलग से पिक्चर को इंक्लूड किया है, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, यानी आरंभिक नगर। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है आरंभिक पुरास्थल के बारे में, जैसे मेहरगढ़, ब्रिज होम, कुरनूल की गुफा, हुंसी, गारो के जो लोग रहते थे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है, और चीन को, ब्रिटेन को, अमेरिका को ये घमंड था कि सबसे पुराने सभ्यता हम लोगों की है। तो हड़प्पा सभ्यता ने आकर के उनका घमंड तोड़ दिया कि भारत में भी सबसे पुरानी सभ्यता रही होगी। देखिए, भारत की सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता 1856 में जो भाई बंधु, ये किताब में नहीं दिया गया है, मैंने अलग से इसमें इंक्लूड किया है विशेष जानकारी के लिए। तो जो भाई बंधु जो थे, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक। तो उनको यह सभ्यता मिली। हालांकि उस समय ये पता नहीं चला था कि हाँ, यह एक सभ्यता है, पुरास्थल है। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि ये पुरास्थल रहा होगा, तभी इतनी ईंटें निकल रही हैं। तो जॉन मार्शल जो थे, 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी ये हड़प्पा को खोज किए, और राखल दास ये मोहनजोदारो को खोज किए। जॉन मार्शल के दौरान देखिए, जॉन मार्शल के दौरान ये 3250 BC से लेकर के, यानी बिफोर क्रिस्ट, 2750 BC तक रहा होगा, यानी ईसा पूर्व। पिछले वीडियो में शायद चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि BC AD ईसा पूर्व ईस्वी का मतलब क्या होता है, तिथियों की जानकारी दी थी। तो BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो 3250 ईसा पूर्व, यानी आज 2020 और इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, तो ये लगभग 5270 हो जाएगा। 5270 साल पहले ये उनके द्वारा। लेकिन जब उन ईंटों का कार्बन डेटिंग किया गया C14, तब जो डेट निकल के आया, उसमें 2300 BC से लेकर के 1700 BC तक रहा होगा। यानी एक्यूरेट ये कोई नहीं बता सकता कि कितना साल पहले से लेकर के कब तक ये सभ्यता चला। हर इतिहासकार अपना अलग अलग प्रमाण देते हैं। ये 2350 किताब में लिखा है आपके 4700 साल पहले से लेकर के और 3900 साल पहले तक। तो हमें यही याद करेंगे, 4700 साल पहले से 3900 साल पहले तक, यानी 2700 BC से लेकर के 1900 BC तक। 2000 घटा लीजिए। जैसे ईसा पूर्व पहले वाला कहते हैं, जब 1 से शुरू हो गया तो ईस्वी कहलाना शुरू हो गया। तो 2000 साल अभी हो हुआ है, 2020 चल रहे हैं, 2000 साल, 2020 साल। तो 2000 साल इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 2700 साल आ जाएगा, 2700 ईसा पूर्व। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए, उनकी घरों की ईंटें कैसी थी। हड़प्पा की कहानी। भारत में सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता जो था, 1856 ईस्वी में भाई बंधु के द्वारा कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने में शुरू हुई। ये तो पढ़ाई ही दिए हैं, ठीक। ये देखिए हड़प्पा के ये स्नानागार का फोटो है, बाद में इसके बारे में बताऊंगा अभी। इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा, यहाँ पे अप्पा लिखा गया है, ये हो गया हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को 2 नगरों में बांटा गया था, जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो नगर थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा, और जो पूर्वी भाग था वो बहुत बड़ा था। पश्चिमी भाग जो छोटा था वो ऊंचाई पर बसा हुआ था, और पूर्वी घाट बहुत बड़ा था, नीचे में बसा हुआ था। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि
पश्चिमी घाट में बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा ऐसे, और पूर्वी घाट में जनता रहती थी। पूर्वी भाग में, घाट में बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक, देखिए जो ऊंचाई पर बसा हुआ नगर था उन्हें नगर दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने निचला नगर कहा। दोनों नगरों के दीवारें ईंट की बनी थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, स्नानागार, जिन्हें पुरातत्वविदों ने स्नानागार कहा। ठीक है, जो अभी ऊपर ये फोटो दिखाया था, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए जिसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। एक सेकंड, ये क्या हो जा रहा है? ये उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, और चारों तरफ कपड़े बनाए गए थे, जो व्यक्ति नहा लेता था वो जा करके चेंज करने के लिए। इसमें पानी कहाँ से आता था? तो इसमें पानी कुआं से आता था। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो के लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी, ये चुनहुद्रो, ये मोहनजोदड़ो रहा। ठीक है, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल भी देख लेते हैं। लोथल इधर होगा, ये रहा लोथल, एक सेकंड, ये लोथल है। ये महत्वपूर्ण पतन रहा उस समय का बंदरगाह। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, संभवतः यहाँ पे यज्ञ करवाए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह उन्हें कहते हैं जहाँ पे अनाज रखा जाता है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह, और लोथल में, मोहनजोदड़ो में तो स्नानागार भी मिला था, तो लोथल में भंडार गृह कैसे? तो लोथल में भंडार गृह, लोथल एक बंदरगाह था, पता है आप लोगों को। यहाँ से हो सकता है कि सामान को आयात किया जाता था या तो निर्यात किया जाता था, तो यहाँ रखने के लिए एक भंडार गृह तो होना चाहिए अनाजों को रखने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे भंडार गृह बनाए जाते। भवन, नाले और सड़कें। आमतौर पर घर जो होते थे उसमें 2 मंजिला होता था। घर के आंगन बीच में होता था और उनके चारों तरफ से कमरे बनाए गए होते थे। आंगन में एक कुआं होता था। ये मैं कुआं का फोटो दिखा दूं आपको, देखिए आंगन में कुआं होता था। नाले जो थे वो सीधी लाइन में बनाई गई थी, और घरों के दरवाजे जो थे वो नालियों की तरफ खुलते थे, नालियों की तरफ, सड़कों की तरफ नहीं। नालियाँ बहुत सीधी होती थी, हल्के ढलान होते थे, और नालियाँ जो थे एक गली के नाली सड़क के नाली से मिल जाते थे, और उसके बाद एक बड़े नाली में मिल करके शहरों से पानी का निकास होता था। तो आज के ज़माने के जैसे ही है कि आज शहरों में किस तरह से पानी का निकास होता है, उसी तरह से लगभग 5000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी कि शहर से पानी को किस तरह से निकाला जाता है। देखिए ये इस चैप्टर में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि घर कैसे थे, नालियाँ कैसी थी। ज़्यादा विशेष जानकारी देखिए नगरीय जीवन में बहुत हलचल हुआ करता था। नगर में व्यापार होता था, व्यापार का साधन था। यहाँ कपड़ा बुनाई होती थी, मूर्ति, कांसे की मूर्ति भी बनाई जाती थी। ये नगर का फोटो है, देखिए व्यापार हो रहा है। यहाँ नगरियों में बहुत हलचल हुआ करता था। नगर और नए शिल्प, पुरातात्विक विदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई थी। सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए थे। देखो अधिकतर जो जैसे तांबे और कांसा के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ पिछले चैप्टर से नाम फर्स्ट चैप्टर से नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम में गेहूं और जौ का भी खेती हुआ था। वहाँ 7000 साल पहले। अच्छा, मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत कब हुई? तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा 8000 साल पहले, और कपास की खेती तो लगभग 7000 साल पहले यहाँ लिखा हुआ है। कपास की खेती संभवतः 7000 साल पहले होती थी। मोहनजोदारो से जो कपड़े के टुकड़े मिले हैं
के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले हैं और अन्य प्रकार की वस्तुएं भी मिली हैं। पक्की ईंटें तथा फ्यान्स भी, फ्यान्स से बना तकलिया, एक सेकंड यहाँ गलती, सूत कटाई का संकेत भी मिला है। यहाँ पक्की ईंटें मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ से प्राप्त हुए गहनों का फोटो, कुछ गहने हैं जो यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। ये जो चीज है ये क्या है, तो ये एक इन बाटों को चौट पत्थर से बनाया गया है। संभवतः ये जो छोटे छोटे सोने के गहने होते थे उनको तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये कुछ गहने के जैसे यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट और फलक हैं। फ्यान्स क्या होता था? फ्यान्स जिस तरह लोग प्रकृतिक से पत्थर के शंख प्राप्त होता है, जैसे शंख कहाँ मिलता है? प्रकृतिक से प्राप्त होता है पत्थर के। तो ये जो फ्यान्स हैं, यहाँ श्रेयांश लिखा गया है, श्रेयांश फ्यान्स होता है। फ्यान्स शंख की तरह ही होता है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है पत्थरों को काट करके। यह प्राय नीले और हल्के समुद्री कलर के होते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये फ्यान्स होता है। ठीक। कच्चे माल की खोज में व्यापक कपास की खेती, कपड़ा बुनाई सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कपड़ा बुनाई सब होता था, लेकिन जो महंगे धातु थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इन्हें दूर से आयात करना पड़ता था। तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया जाता था और पश्चिमी एशियाई देशों से भी किया जाता था तांबा का आयात। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन का प्रयोग किया जाता था। टीन मिलाना पड़ता है, तो टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात, सोना कहाँ से आता था? तो सोना आधुनिक कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से आते थे। सोना आप लोग जानते हैं अभी भी कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक से खुदाई करके सोना निकाला जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र नदी है, सोनभद्र नदी में भी यहाँ पे सोना मिला है, लेकिन वो 10%, भारत में पाई जाने वाले सोना की मात्रा में सिर्फ 10% ही वहाँ से मिलता है। देखिए उस समय, देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिला एक खिलौना का तस्वीर दिखाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना और दूसरी मोहर का तस्वीर है। ये मोहर यहाँ पे हमने लगा रखा है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमने पहियों वाली वाहनों की जानकारी सुनी है? नहीं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पहले के चैप्टर में एक बार पढ़ चुके हैं कि उस समय यातायात के लिए कोई पहियों वाला गाड़ी नहीं था। लोग अपने पीठ पे या जानवरों के पीठ पर सामान लाद करके पैदल चलते थे। ये देखिए एक मोहर है और मोहर के ऊपर हमें नाव की आकृति का एक मिल रहा है। ये नाव है और संभवतः इसका कुछ मतलब होता होगा, लेकिन ये नाव का चित्र बनाने से हमें ऐसा लगता है कि जो दूर से पानी के जहाज से जो आयात करते होंगे वस्तु, उनका मोहर है ये। नगरों में रहने वाले लोग भोजन, यानी नगरों में रहने वाले लोग भोजन कैसे करते थे? तो आज कैसे करते हैं? संभवतः गांव में खेती होता है, वहाँ से खरीद करके। तो उस समय खरीदने वाला नहीं था, खरीदारी भी होती थी, लेकिन जो नगरों में, बड़े बड़े नगरों में लोग रहते थे, जैसे हमने आपको बताया कि एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था नगरों में भी। तो जो गांव में खेतियाँ होती थी, उन लोग कहाँ ले जाकर बेचते थे? उन लोग शहर में ले जाकर बेचते थे। जो शहर वाले थे, नगर वाले, उनमें राजा महाराजा, उनका मुखिया हुआ करता था, वो टैक्स भी लेता था। तो इस तरह से कर वसूल कर भी भरण पोषण वो लोग करते थे। ठीक है, व्यापार करके भी और कर वसूल कर भी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। अब गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी का एक उप किनारा
उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ पर कीमती पत्थरों जैसे आसानी से मिल जाती हैं कीमती पत्थर। ये लोथल के बंदरगाह है, लोथल का बंदरगाह। यह एक बड़ा तालाब है, लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ पे समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यह संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। देखिए ये बंदरगाह है, तट से थोड़ी दूर हट के इस तालाब को बनाया गया था यहाँ पे माल उतारने और चढ़ाने के लिए। मुहर मुद्राकन और मुहरबंदी ये क्या था? तो जब पहले के ज़माने में सामान को एक जगह से दूसरी जगह लोग भेजते थे तो उस पर गीली मिट्टी लगा देते थे और उस पर गीली मिट्टी पर मुहर लगा देते थे ताकि जब कोई उस यानी कि मुहर टूट जाता था। आज का जो सील होता है, सील टूट जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि इस सामान को खोला गया है। उस समय मुहर चलता था, मुहर लगा दिया जाता था ताकि हमारा सामान सेफ रहे। और अगर सील पैक ना रहे, सील टूटा हुआ रहे तो लोग समझ जाते थे कि सामान खोली गई है। देखिए ये कुछ मुहर की तस्वीर है, ये गिल्ली मिट्टी है, ये लगा दिया गया। ये मुहर पहले बताया था मैंने कि इस पर जो लिखावटें हैं, इस पर जो लिखा गया है वो आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया, हालांकि इसे पढ़ने की तैयारी चल रही है। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। देखो मिस्र जो है नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो रेगिस्तानी इलाका है नील नदी के आसपास, यहाँ पर लगभग 5000 साल पहले जो जनजातियाँ रहती थी, यानी अपने हड़प्पा सभ्यता से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी लगभग 5000 साल पहले का ही सभ्यता उसे माना जाता है। तो मिस्र देश में भी करीब जो 5000 साल पहले सभ्यता रहती थी, वहाँ राजा रानी ऐसे कब्र बनाते थे। ये कब्र का फोटो है, ऐसे कब्र बनाते थे। देखिए मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहिरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मनके बनवाए, मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। इन कब्रों को पिरामिड कहा जाता है। ये कब्र है, इसके नीचे उनको दफनाया गया है और उनसे संबंधित जो जो वस्तुएं थी उनको भी दफनाया गया है, क्योंकि ये लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यानी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये लोग इनमें विश्वास रखते थे। राजाओं के मरने के बाद उनकी शव को उन्हें पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन्हीं शवों के साथ अनेक ऐसी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्यखंड, यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ साथ उनके सेवक सेविका को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किए जाते थे। यानी इस एक कब्र को बनवाने के लिए बहुत सारे धन दौलत की ज़रूरत होती थी। अब कुछ तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती कब की जाती थी? तो लगभग 7000 साल पहले। मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत कब हुई? तो पिछले वीडियो में बताया था, लगभग 8000 साल पहले। लेकिन नगरों का आरंभ कब हुआ? तो 4700 साल पहले। ये हमने हड़प्पा से निकाला है। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के विकास कब हुआ? नगर कब बनने शुरू हुए? तो लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुआ? यानी हड़प्पा के नगरों का अंत कब हुआ? तो 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? तो 2500 साल पहले। पहले वीडियो में बताया था 2500 साल पहले गंगा नदी के आसपास में नगरों का विकास हुआ। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता होगा? तो कैसे ज्ञात हुआ? वहाँ खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उनमें हमें कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। तो कपड़े का टुकड़ा मिला, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग कपड़ा पहनते थे और वहाँ पे कपड़ा बनता था, उपयोग होता था। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये हो जाएगा, देखिए बहुमूल्य पत्थर गुजरात से
सोना कर्नाटक से, यहाँ डी मिलाइए। टीन राजस्थान से, तो तांबा अफगानिस्तान से हो गया। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया था, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, सूक्त यानी प्रार्थनाएं, इन सभी के बारे में। और 3500 साल पहले ही चीन में एक और लिपि लिखी गई थी जो हड्डियों पर लिखा जाता था, जो ऋग्वेद जैसे जितनी पुरानी है। इन सभी बातों को हम अध्याय 5 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।